दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई परीक्षा के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मूल अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को कवर करेंगे और ये मूल अधिकारों से संबंधित इस वीडियो का पहला भाग है। दोस्तों, मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है इस अध्याय को पढ़ने से पहले। तो मूल अधिकार का सबसे पहले विकास ब्रिटेन में हुआ था और ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है और इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। और 1689 में लिखित बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकारों के संबंध में एक अन्य प्रमुख दस्तावेज है। इसी तरह फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के बाद सन 1789 में मानव और नागरिकों के अधिकारों पर घोषणा पत्र के द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए थे और फ्रांस की जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति अत्यधिक सजग थी और 1789 में फ्रांसीसी शासक लुई 16वें को मूल अधिकार उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का यद्यपि उल्लेख नहीं था, 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधनों के द्वारा अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। भारत में मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई थी और भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा, 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से और 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी की गई थी। और इसी तरह देखिए 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन में इसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1931 में गांधी जी के द्वारा भी ये मांग उठाई गई थी। तो बहुत ही लंबा इतिहास है मूल अधिकारों का और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का जितना व्यापक वर्णन किया गया है, उतना शायद विशद वर्णन दुनिया के किसी अन्य संविधान में नहीं है। और भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है और भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो मूल अधिकार हैं राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, लेकिन वह आत्यांतिक या एब्सोल्यूट नहीं है। भारतीय संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान निर्माताओं की भूल से अवगत होने के कारण राज्य को मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित और लोकहित में निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो आप देख लीजिए, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इनकी व्यवस्था की गई है। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, मूल अधिकार का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा मूल अधिकार का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था और ब्रिटिश सम्राट जॉन के द्वारा 1215 में मैग्ना कार्टा प्रथम अधिकार या मूल अधिकार संबंधी लिखित दस्तावेज है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज क्या है? तो ये मैग्ना कार्टा है। और ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1215 में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिली थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1789 में मानव और नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिया था? तो ये फ्रांस ने।
फ्रांस के शासक लुई 16वें को किस कारण से फांसी पर चढ़ाया गया था? तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के अपराध में लुई 16वां, जो कि फ्रांस का अत्याचारी शासक था, इसको फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधनों द्वारा कब मूल अधिकार या बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया? तो 1791 में। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1791 में संशोधन के द्वारा इसमें बिल ऑफ राइट्स यानी मूल अधिकारों का अधिकार पत्र शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूलभूत अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति दी थी? तो ये था स्टेट पावर थियरी, राज्य शक्ति सिद्धांत। और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करके राज्य को मूलभूत अधिकारों पर निर्बंधन या कुछ रोक या उस पर सीमाएं आरोपित करने की शक्ति दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो ये था संविधान विधेयक 1895। भारत में सबसे पहले मूल या मौलिक अधिकारों की मांग संविधान विधेयक 1895 के द्वारा की गई थी। एक और प्रश्न है, 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। और नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकारों की मांग की? तो सही उत्तर है 1928 में। एक और प्रश्न है याद रखने के लिए कि संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श के लिए एक समिति का गठन किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श के लिए एक कमेटी बनी थी। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? तो याद रखिएगा, जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है? तो ये है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स यानी अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी हैं, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वो कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये उपबंध किया गया है कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। इमरजेंसी यानी आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किन अधिकारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं आपात के दौरान। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता? तो अब जो है संशोधन के आधार पर कर दिया गया है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर तो अनुच्छेद 19 के द्वारा जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो निलंबित होगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। अगला प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग यानी बेवर कर सकता है? तो नहीं त्याग सकता है। विश्वेश्वरनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरन लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो भारत में स्टेट शब्द का परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए
राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और इसी परिभाषा को भाग 4 के लिए भी लागू किया गया है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या चीज़ें शामिल हैं? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सके? तो ये है अनुच्छेद 13। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद 13 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मूल अधिकारों का मुख्य कवच है, सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है और न्यायालय किसी ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की ये शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू या जिसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाए वो कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों की वो शक्ति है जिसके अंतर्गत वो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं और जिस सीमा तक वो अवैधानिक पाए जाते हैं उनको शून्य घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवृत्त सभी विधियों यानी संविधान की पूर्व विधियों को शून्य घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आच्छादन का सिद्धांत। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है आच्छादन का सिद्धांत। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों को कम करती हैं या उनका अल्पीकरण करती हैं, इन विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? तो आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्कारिता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 जिसमें दोस्तों मूल अधिकारों के सुरक्षा कवच या मूल अधिकारों से असंगत विधियों की बात की गई है। इसमें आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्कारिता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत ये अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। अगला प्रश्न है, आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? तो ये है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकार को छीनती या न्यून करती है? तो ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत किस प्रकार की विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं, ऐसी विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। मूल अधिकारों से असंगत कौन सी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं? तो ये संविधानेतर विधियां हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर या अधित्याग का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 13 से संबंधित है। और एक और प्रश्न है, अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द में क्या आते हैं? तो विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा, ये अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? तो ये नहीं है।
और ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये निर्णय दिया गया था कि संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के मूल संविधान में या भारत के संविधान जब निर्मित हुआ तो उसमें मौलिक रूप से कुल कितने मूल अधिकारों का उपबंध किया गया था? तो याद रखिएगा कुल 7 अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग किया गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित किया गया था? तो अनुच्छेद 19(1)(j) और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का मूल अधिकार उपबंधित किया गया था। और देखिए संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार या लीगल राइट है? तो संपत्ति के मूल अधिकार को अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 के तहत। कौन सा अनुच्छेद ये उपबंधित करता है कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? तो सही उत्तर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये उपबंध है कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी कोई विभेद नहीं करेगा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवसर की समानता की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 16 के तहत। किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। अगला है अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपलब्ध है? तो ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा विधि के समक्ष समता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ निहित है? तो ये अनुच्छेद 14 में। आप जान लीजिए अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है और अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत समता का अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त है? तो ये अधिकार कार्यपालिका कृत्य, अधिष्ठायी विधि यानी मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि के विरुद्ध अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त समता के मूल अधिकार का दावा एक कंपनी भी कर सकती है? तो अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार का दावा एक व्यक्ति और कंपनी भी कर सकती है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ को मूल ढांचा संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर घोषित किया गया है मिनर्वा मिल्स वाद में। अगला प्रश्न है किस वाद में ये धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? तो ये चिरंजीत लाल बनाम भारत संघवाद में ये धारणा की गई कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है। अगला प्रश्न है कि इन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो 5 अनुच्छेद हैं 14, 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। किस वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? तो E.P. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। E.P. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य में समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, ये कहा गया है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और एक विधिमान्य विधि है? तो ये जावेद बनाम हरियाणा राज्यवाद में ये निर्णय आया था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करने का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15(1) जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त हैं? तो केवल ये अधिकार नागरिकों यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता का अधिकार ये भारत के सभी लोगों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15(1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 15 राज्य को नागरिकों के मध्य विभेद या भेदभाव करने से रोकता है। अगला प्रश्न है किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पर नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 15(2) के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 15(2) के द्वारा। समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अनुच्छेद 15(2) अनुच्छेद 15(1) से आगे है और ये राज्य और व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से निवारित करता है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश उसका उपयोग करने की किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के साधन या फिर सार्वजनिक या राज्य निधि से पोषित कुआं, तालाब, स्नानाघाट तथा सार्वजनिक समागम के स्थलों पर किसी को भी कोई जो है रोक या प्रतिबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य को ये शक्ति दी गई है कि वो स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष व्यवस्था कर सकता है? तो अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत। इस शक्ति के प्रयोग से राज्य द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे बच्चों के शिक्षा का प्रबंध, उनके विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना, महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम, महिला आयोग की स्थापना। ये सब अनुच्छेद 15 से जो है शक्ति प्राप्त करते हैं। किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? तो डी पालराज बनाम भारत संघवाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में डाला गया था और ये मद्रास बनाम चंपकम दोरईराजन के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है मद्रास बनाम चंपकम दोरईराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 का संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है कि क्या आपको पता है अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 को दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में विवाहित और अविवाहित महिला का भेद समाप्त कर सभी महिलाओं को जिनकी गर्भधारण 20 से 24 सप्ताह के बीच है सुरक्षित गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3B 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को पंजीकृत चिकित्सकों की मदद से गर्भपात कारित करने को प्रतिबंधित करता है। शीर्ष न्यायालय ने उक्त अधिनियम
51 वर्ष पुराने को विस्तारित करने का आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विवाहित महिला और अविवाहित महिला के बीच भेदभाव करना अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और इसी आधार पर आप जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार दिया है समानता के अधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15(3) के तहत। अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(4) संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। एक प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया? तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरई राजन वाद में दिए गए निर्णय के आधार पर संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 15(4) के द्वारा। अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 93वें संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया? तो निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान 93वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किस वाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया? तो ये था PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में। और किस अनुच्छेद में राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण का उपबंध कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 15(5) के अनुसार ये व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, 93वें संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया? तो अशोक ठाकुर बनाम भारत संघवाद में 93वें संविधान संशोधन को जो है आप जान लीजिए कि इसको संवैधानिक घोषित किया गया। लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में। और संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निगमित किया? तो अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय के द्वारा निगमित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) हैं, जो सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सरकारी सेवाओं के लिए उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई जा सकती है? तो अनुच्छेद 16 के 3 के अंतर्गत। और बहुत ही महत्वपूर्ण, रिजर्वेशन का प्रावधान, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16(4) में। किस वाद में ये धारित किया गया कि पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, पेशा आदि बातों को भी ध्यान रखना चाहिए? तो ये है बालाजी बनाम मैसूर राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1993, जो मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक, विवाह या अन्य किसी आधार पर प्रवेश पाने पर अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता? तो ये वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय में। इसमें ये कहा गया है कि किसी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक, विवाह या अन्य किसी आधार पर प्रवेश पाने पर अनुच्छेद 15(4) या 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं पा सकता है। यानी कोई जनरल व्यक्ति OBC या SC/ST में दत्तक, विवाह या अन्य किसी आधार पर प्रवेश पा गया तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HM कानिया। HM कानिया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद के निर्णय के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 16(4) के तहत किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये है, याद रखिएगा, 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया? तो ये था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1993 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैरी फॉरवर्ड यानी अग्रनयन का सिद्धांत विहित किया गया? तो अनुच्छेद 16(4) के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4) को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 81वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 16(4) को संविधान में जोड़ा गया है। और एक प्रश्न और, किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया गया? तो ये देवासन बनाम भारत संघ के वाद में इसको जो है अग्रनयन या कैरी फॉरवर्ड रूल को जो है ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 है। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया? तो अनुच्छेद 17 के क्रियान्वयन के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को किस नाम से अब जाना जाता है? तो ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955 के रूप में जाना जाता है। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कानून बनाकर, शिक्षा द्वारा और जन जागरण के द्वारा भारत में अस्पृश्यता निवारण किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों के अंत की बात करता है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के द्वारा किया गया है, आप जान लीजिए। किन क्षेत्रों में राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति है? तो सेना और विद्या के क्षेत्र में ही राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखते हैं, ये देख लीजिए, कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है, किसकी अनुमति से किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारत को भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में ये अभी निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है। संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेदों में। और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 19 जो है कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता है? तो वाक अभिव्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता है। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है? तो अनुच्छेद 20 के तहत। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अनुच्छेद 22 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है, आपको बताना है। अनुच्छेद 22 के तहत कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मूल अधिकार। मूल अधिकार द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं।
वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं? तो 6 स्वतंत्रताएं। मूल संविधान जब बना था तो अनुच्छेद 19 के तहत 7 स्वतंत्रताएं थीं, अब 6 हैं। और अनुच्छेद 19(1)(च) में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जो अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संपत्ति का अधिकार था, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस अनुच्छेद के तहत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है। तो अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति निर्बंधन लगाए गए हैं, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्ति जो है प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु न्यायालय ने इसे किस अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित किया है? तो अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला है, किस वाद में कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद है। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। और किस वाद में धारित किया गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है? तो ये इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। और देखिए इम्पॉर्टेंट तथ्य कौन सा है कि मतदाता को उम्मीदवारों के संबंध में, आप देखिए मतदाता को उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(क) के तहत एक मूल अधिकार है। ये किस वाद में निर्णय दिया गया? तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में आप जान लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है। पीपुल्स यूनियन बनाम सिविल लिबर्टीज के मामले में, बनाम भारत संघ के मामले में आप जान लीजिए कि इसमें सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में कौन से 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जो हैं ये ये उपबंध या ये जो अनुच्छेद हैं 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। आइए जान लेते हैं 105वें संविधान संशोधन के बारे में। उसके बाद हम इस पार्ट ए के बाद पार्ट बी में अन्य जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनको कवर करेंगे। 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 3 अगस्त 2021 को और राज्यसभा में 11 अगस्त 2021 को ध्वनिमत से पारित किया गया था। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के पश्चात ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में जाना जाएगा। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार को बहाल किया गया है। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342(क) में संशोधन और 338(ख) और अनुच्छेद 366(26)(ग) में आंशिक संशोधन किया जाएगा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी मूल यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का पार्ट 1 कवर किया है। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।